क्या करें, जब तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जब तक हमारा सारे काम रुके हुए हैं। उसके चक्कर में हमने 4-5 चक्कर लगा दिए वहाँ पर, तो कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ पर पुलिस वाले इधर से उधर घुमा रहे हैं हमें। हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, वहाँ से बनेगा, वहाँ से बनेगा। यही तो हमारा प्रयास है कि हम लोगों को हमने सब दूर सकरा कर दिया। पानी का कैचमेंट एरिया जो तालाब में आता था, नदी में आता था, नाले में आता था, उनको हमने कॉलोनी कट गई। ये सबसे बड़ी हमारे लिए समस्या, चुनौती है। इसी को तो हम ठीक करने कि मृत्यु आर्थिक सहायता मिलेगी। योगी आदित्यनाथ आज हम आपको देश के संवेदनहीन सिस्टम की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो कि आम आदमी के लिए बिल्कुल नहीं है, जो केवल खास आदमियों के लिए होता है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री लगातार इस बात का जोर देते हैं कि हम वंचितों तक और देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक शासकीय सुविधाएं पहुंचाते हैं और उनके लिए हम काम करते हैं। लेकिन क्या वाकई ये सिस्टम ऐसे लोगों के लिए, आम आदमी के लिए काम करता है? देश के भ्रष्ट और संवेदनहीन सिस्टम की ऐसी हैरतअंगेज तस्वीर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो आपको झकझोर कर रख देगी। महाकुंभ के दौरान मची भगदड़ में मारे गए मृतकों के परिजन अब तक दर दर भटकने को मजबूर हैं। महाकुंभ में अपने और अपने परिवार के लिए पुण्य कमाने गए ग्वालियर के टेकनपुर निवासी कामता प्रसाद बघेल की मौत 27 जनवरी को महाकुंभ में हुई भगदड़ के दौरान हो गई थी। मृतक कामता प्रसाद बघेल के परिजनों की माने तो घटना के 3 महीने बाद भी यहाँ वहां भटकने को मजबूर हैं। देश को दहलाने वाली इस घटना के जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार से सहायता मिलना तो दूर, कामता प्रसाद बघेल का मृत्यु प्रमाण पत्र तक उन्हें अब तक नहीं मिला है। कामता प्रसाद बघेल की मां और पत्नी के आंसू थम नहीं रहे हैं, क्योंकि 3 परिवारों को पालने वाले कामता प्रसाद बघेल ने हाल ही में अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी में 10 लाख का कर्ज लिया था। पैसा देने वाले अब उनके घर पर आकर चक्कर काट रहे हैं, उनसे तगादा कर रहे हैं, उन्हें धमकी दे रहे हैं। उनके बेटे ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस ने हमें जरा भी सहयोग नहीं किया। हमें पिता का शव भी उस समय दिया गया जब पुलिस ने हमसे एक पत्र लिखवाया, एक आवेदन लिखवाया, जिसमें मेरे पिता कामता प्रसाद की मौत का कारण भगदड़ में नहीं बल्कि तबीयत खराब होना लिखवाया गया। मेरे साथ में है स्वर्गीय कामतानाथ बघेल, जो कि पुण्य कमाने के लिए कुंभ गए थे, महाकुंभ गए थे। उन्हें लगता था कि यदि मैं महाकुंभ में स्नान करूंगा तो वहाँ मुझे पुण्य मिलेगा और मेरे परिवार को सुख शांति और समृद्धि मिलेगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर ना तो पुण्य मिला और ना ही सुख मिला और ना ही शांति मिली। उल्टा दुख और अशांति के बादल इस पूरे परिवार पर मंडराने लगे। और उसके बाद भी आप देखिए, संवेदनहीन सिस्टम की तस्वीर देखिए। आज उनकी मौत को 3 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके उनका अब तक डेथ सर्टिफिकेट तक नहीं बन पाया है। मेरे साथ में उनकी पत्नी है, उनसे बात करते हैं। कितना बड़ा आघात लगा होगा जब आपने ये खबर जो है सुनी होगी, और कैसे जिम्मेदारी को आप निभा पाएंगे, चूंकि अब वो नहीं है। जी क्या करें? देखिए, पूरे परिवार को संभालने वाले वही थे
उनके दो भाई इससे पहले जो है जा चुके थे, अब अकेले वो रह गए थे, तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी तो उनके ऊपर होगी ही। लेकिन उसके अलावा बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि एक प्राइवेट नौकरी करते थे, वो कैसे संभाल पाएंगे? 3 भाई थे, तीनों चले गए, तीनों खत्म हो गए। 10 साल का अंतर पड़ा है बस। इनने भी 10 साल का पड़ा, 11वीं लगाए तो ये भी खत्म हो गए। बच्चे छोटे छोटे छोड़े तो उनके बच्चे पाले, फिर अपने भी छोटे छोड़े, और ये बच्चा क्या संभालेगा मेरा? छोटा ही अभी 20 साल का है। जो अभी जैसे कि अभी शादी बेटी कितनी है, बेटे कितने हैं, कैसे क्या परिवार का खर्च चलता था? ये बेटियों की शादी भी की होगी, कैसे क्या किया? बेटी की शादी करी थी कर्जा लेकर, 6 साल पहले करी थी, अभी 1 साल हुई है। अभी उसकी भी कर्जा से उसके कर्जा रखा है, कर्जा वाले मांग रहे हैं। बच्चे से कह रहे हैं दुकान पे तेरे पापा ने इतने पैसे लिए, इतने लिए। बच्चे बोल रहा है मेरे का तो पता नहीं है, ना मम्मी के पता कि ले आया क्या नहीं लिया। हाँ ये बोल रहा है बच्चा तो मेरा। बेटा आपके पास आते होंगे लोग कर्जे वाले, कैसे मैनेज करते हो, कैसे बात करते हो कर्जे वाले, क्या बोलते हैं वो लोग? वो बोलते हैं आपके पिताजी ने ये इतने पैसे लिए थे मेरे से। अब मैं क्या बोलूँ, मैं बोलता हूँ ठीक है लिए होंगे, लेकिन अभी हम दे नहीं पाएंगे, धीरे धीरे ही दे पाएंगे। देखिए, जब परिवार का मुखिया चला जाता है तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार के ऊपर वज्राघात तो होता ही है, लेकिन जब आर्थिक रूप से पूरी तरह से परिवार टूट जाता है और कुछ ऐसे लोग जो कि हो सकता है कर्जा हो या ना हो, लेकिन जो कर्जे वाले हैं वो भी घर परिवार पर उनकी दुकान पर आने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं एक आर्थिक बोझ बहुत बड़ा हो जाता है। और उस पर भी जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी 1 साल पहले की, उसका कर्जा भी जैसा कि परिवार वाले बता रहे हैं उसका कर्जा भी मौजूद है अभी। जबकि मेरे पिता की मौत कुंभ में उसी स्थान पर भगदड़ होने के दौरान हुई थी जब वहां सैकड़ों लोगों की मौत हुई। यही नहीं, कामता प्रसाद के भतीजे दिनेश पाल का कहना है कि कामता प्रसाद का शव घटना स्थल से 4-5 किलोमीटर दूर भेज दिया गया था। यदि हम समय पर नहीं पहुंचते तो हो सकता है कि कामता प्रसाद का शव गायब कर दिया जाता और वो हमें नहीं मिलते। हमारे सामने पोस्टमार्टम हाउस में भगदड़ में मारे गए लगभग 30 से ज्यादा शवों का पोस्टमार्टम हो रहा था, तो आप समझ सकते हैं कि हर रोज कितने लोग वहां पर मारे जाते होंगे। कामता प्रसाद की पत्नी कलावती को चिंता है कि अब उनके परिवार का क्या होगा, उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। इसके साथ ही सरकार से उन्होंने सहायता की गुहार लगाई है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दुर्घटना में मृतक के परिवार को दी जाने वाली सहायता राशि 4 लाख रुपए मृतक के परिवार को दे दी गई है। आपको बता दें कि यह एकमात्र तस्वीर नहीं है जिसमें मौत के बाद भी न्याय नहीं मिला। महाकुंभ में मारे गए सैकड़ों लोगों के परिजनों का दुख और व्यथा का ये एक उदाहरण मात्र है कि सरकारें अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए जिस तरह से आम जनता के साथ अन्याय करती हैं, यहाँ इसकी एक और बानगी हम आपको बताते हैं। देखिए, पूरे परिवार को संभालने वाले वही थे, उनके 2 भाई इससे पहले जो है जा चुके थे, अब अकेले वो रह गए थे, तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी तो उनके ऊपर होगी ही। लेकिन उसके अलावा बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि एक प्राइवेट नौकरी करते थे, वो कैसे संभाल पाएंगे? 3 भाई थे, तीनों चले गए, तीनों खत्म हो गए। 10 साल का अंतर पड़ा है बस। इनने भी 10 साल का पड़ा, 11वीं लगाए तो ये भी खत्म हो गए। बच्चे छोटे छोटे छोड़े तो उनके बच्चे पाले, फिर अपने भी छोटे छोड़े, और ये बच्चा क्या संभालेगा मेरा? छोटा ही अभी 20 साल का है। जो अभी जैसे कि अभी शादी बेटी कितनी है, बेटे कितने हैं, कैसे क्या परिवार का खर्च चलता था? ये बेटियों की शादी भी की होगी, कैसे क्या किया? बेटी की शादी करी थी कर्जा लेकर, 6 साल पहले करी थी, अभी 1 साल हुई है। अभी उसकी भी कर्जा से उसके कर्जा रखा है, कर्जा वाले मांग रहे हैं। बच्चे से कह रहे हैं दुकान पे तेरे पापा ने इतने पैसे लिए, इतने लिए। बच्चे बोल रहा है मेरे का तो पता नहीं है, ना मम्मी के पता कि ले आया क्या नहीं लिया। हाँ ये बोल रहा है बच्चा तो मेरा। बेटा आपके पास आते होंगे लोग कर्जे वाले, कैसे मैनेज करते हो, कैसे बात करते हो कर्जे वाले?
क्या बोलते हैं वो लोग? वो बोलते हैं आपके पिताजी ने ये इतने पैसे लिए थे मेरे से। अब मैं क्या बोलूँ, मैं बोलता हूँ ठीक है लिए होंगे, लेकिन अभी हम दे नहीं पाएंगे, धीरे धीरे ही दे पाएंगे। देखिए, जब परिवार का मुखिया चला जाता है तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार के ऊपर वज्राघात तो होता ही है, लेकिन जब आर्थिक रूप से पूरी तरह से परिवार टूट जाता है और कुछ ऐसे लोग जो कि हो सकता है कर्जा हो या ना हो, लेकिन जो कर्जे वाले हैं वो भी घर परिवार पर, उनकी दुकान पर आने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं एक आर्थिक बोझ बहुत बड़ा हो जाता है। और उस पर भी जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी 1 साल पहले की, उसका कर्जा भी, जैसा कि परिवार वाले बता रहे हैं, उसका कर्जा भी मौजूद है। अभी मेरे साथ में उनकी माता जी भी मौजूद हैं। माता जी, कैसे क्या खबर मिली थी आपको, कैसे क्या रहा? मेरे को तो कोई खबर नहीं मिली। मेरे तो बच्चन ने खबर करी, मैं तो शादी हो गई अपने मायके में। सो जी बोले थे कि आ जाओ भाई घरे तुम। मैं क्या है हो गया, कचू नहीं तुम तो आ जाओ। मैं आई घरे तो बोले काम तो खत्म हो गया। तो मेरे को बहुत दुख हुआ, मैं नहीं फिर पता क्या है गया क्या नहीं हुआ। 3-4 तो मेरे लड़का नहीं रहे, 3 लड़का और 3 नाती, 6 तो भी चले गए और हमारे 2 को चले गए। अब वही साथ निवारो, बिटियां 3 मेरी लड़की, तो 3 लड़की हैं और भैया की लड़की है कि बाकी शादी करेगा जय समारो नातेदान को, सिक्को, बहन बिटिया को, यही है। तो बस अब कोई नहीं है मेरा। आप देखिए कि पूरे परिवार को, यानी 3 भाइयों के परिवार को अकेले ये संभालने वाले थे, अपनी बहनों को भी संभालने वाले ये थे, उनकी शादी भी इन्होंने की। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि किस तरह से अब पूरा परिवार बिखर गया है, ये एक सोचने वाली बात है। और सरकार की यदि बात की जाए तो केवल मध्य प्रदेश सरकार ने जो आम आदमी की दुर्घटना होने के समय जो पैसा मिलता है, यानी 4 लाख रुपए केवल वो मिले हैं। इसके अलावा ना तो यूपी सरकार ने और ना ही केंद्र सरकार ने महाकुंभ में मारे गए लोगों की सुध ली है। इसका एक नज़ारा जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे साथ में जो यहाँ से उनके भतीजे भी हैं, जो कि यहाँ उनके शरीर को वहाँ से, उनके शव को वहाँ से लेकर आए थे। जी इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश पाल है, मैं उनका भतीजा हूँ। पहुंचे तो कैसे क्या? हम यहाँ पे बहुत कठिनाइयाँ हुई वहाँ पर पहुँचने में। हमें तो मतलब कई जगह पुलिस ने रोका हमें रास्ते में, तो निकलने नहीं दे रहे थे। जाम उस दिन तो पूरा ही वो बंद कर दिया था, ट्रेन वगैरह बस वगैरह कुछ नहीं जा रहा था उधर। तो हमें एक नंबर दिया था वहीं से, थाने से, अखाड़ा थाने से। तो मुझसे बात करते करते शाम तक वहाँ तक 5-6 बजे तक पहुँच गए थे। फिर उधर जाम मिला हमें, मतलब भीड़ बहुत थी वहाँ पर। तो हम वहाँ पर पहुँचे तो वो तो मेला है, कुंभ है, वहाँ पर तो भीड़ थी। तो जाम में हमें 4-5 घंटा हो गया। 10 बजे हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ से भी हमें पुलिस वालों ने इधर से उधर घुमाया। फिर वहाँ पर 2 घंटे और हो गए हमें, तो हम 12 बजे तक वहाँ पर पहुँचे थे लगभग। तो उसके बाद में कैसे क्या रहा? चूँकि कितनी बार आप जा चुके हैं, क्योंकि अभी तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं बन पाया उनका, और अभी तक ना तो कोई सहायता राशि मिली है, ना ही कोई डेथ सर्टिफिकेट मिल पाया। तो कैसे क्या करें, जब तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक हमारा सारे काम रुके हुए हैं। उसके चक्कर में हमने 4-5 चक्कर लगा दिए वहाँ पर, तो कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ पर पुलिस वाले इधर से उधर घुमा रहे हैं हमें। हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, वहाँ से बनेगा, वहाँ से बनेगा। तो इधर से उधर ऐसे ही चक्कर काटने पड़ रहे वहाँ। तो देखिए कि चक्कर काटने पड़ रहे हैं, ये है आम आदमी जिसके बल पर सरकारें बनती हैं, जिसके बल पर सरकारें बिगड़ती हैं। और इसी आम आदमी के टैक्स के पैसे से इन जो लाट साहब हैं, कथित लाट साहब, उनकी तनख्वाहें आती हैं। जो नेता हैं वो इन पर शासन करते हैं और इन्हीं के पैसे से वो अपने ऐशो आराम करते हैं। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से संवेदनहीन सिस्टम की तस्वीर है ये, कि 3 महीने गुजरने जाने के बाद भी ना तो उनका कोई डेथ सर्टिफिकेट बना है और ना ही उनको कोई सहायता राशि मिली है। और इसके साथ ही यदि बता दें आपको कि उनके बेटे ने सीएम हेल्पलाइन लगाई, तो सीएम हेल्पलाइन का उनको किस तरह से जवाब मिलता है ये एक बार आपको बताएंगे। सीएम हेल्पलाइन लाने के बाद किस तरह की आपको धमकी मिली, कैसे क्या उन्होंने बोला है? धमकी नहीं मिली, मतलब यही बोल रहे थे कि अगर तुम मतलब अपना रिपोर्ट वापस ले लोगे तो मतलब हम कुछ सहायता करेंगे। भाई ना, सहायता तो होगी आपकी, लेकिन छानबीन करके लगभग 3-4 महीने बाद रिपोर्ट आएगी, ये बोल रहे थे डेथ सर्टिफिकेट। देखिए, तो सीएम हेल्पलाइन लगाने पर देखिए आप किस तरह से बोला जाता है कि सीएम हेल्पलाइन आप हटा लो तो हम आपको सहायता कर देंगे, अन्यथा आपको 3-4-5 महीने लग जाएंगे। ये अफसर हैं,
जो कि जनता के टैक्स के दिए हुए पैसे से अपना परिवार चलाते हैं, लेकिन वो जनता के नहीं, वो खास लोगों के लिए काम करते हैं। पूरी सरकार जो सिस्टम है वो किस तरह से जो है संवेदनहीन हो चुका है, इसका हमने आपको एक नज़ारा दिखाया है। तो ऐसे तमाम सारे लोग हैं, ऐसे मैं समझता हूँ कि महाकुंभ में कई लोगों की ऐसी मौत हुई होगी जिनको ना तो अब तक मुआवजा मिला है और ना ही कोई सहायता राशि और डेथ सर्टिफिकेट, जो कि उनका हक होता है, पूरे परिवार का अधिकार होता है। मृत व्यक्ति के साथ में जिस तरह से ये अन्याय हो रहा है, ये सरकार को भी देखना चाहिए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सरकार कब जागेगी। कहीं ये ना हो कि जनता कहे कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मृतक कामता प्रसाद के पुत्र ने इस संबंध में जब सूचना के अधिकार के तहत और सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की, तो तहसीलदार समेत तमाम जो जिम्मेदार अफसर हैं उनका कहना था कि पहले आप सीएम हेल्पलाइन वापस लो, सीएम हेल्पलाइन की शिकायत वापस लो, नहीं तो आपको डेथ सर्टिफिकेट मिलने में 3-4 माह लग जाएंगे और जांच होगी और आपको सहायता भी नहीं मिलेगी। लेकिन यदि आप शिकायत वापस ले लेते हैं तो हम कुछ कर देंगे और आपको जल्द से जल्द उनका मृत्यु प्रमाण पत्र दिलवा देंगे और सहायता राशि भी आपको मिल जाएगी। अधिकारियों के इस बयान से आप समझ सकते हैं कि जो जिम्मेदार हैं वो किस तरह से न्याय, कानून और व्यवस्था का मखौल उड़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं। और यह जिम्मेदार वही हैं जो आपके दिए हुए टैक्स के पैसे से अपने परिवारों का और अपना भरण पोषण करते हैं, तमाम ऐशो आराम करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, एसी केबिन में रहते हैं, लेकिन आम जनता के लिए उनके दरवाजे हमेशा बंद मिलते हैं।